हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। अब हमने स्टार्ट करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का जो डायग्राम पढ़ा था उसके अंदर आपको चार इसके जो लेयर्स थी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम दिखाई देता। और हमने बताया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है। अब इसके अंदर फ्लावर के अंदर दो पार्ट दिखाई दिए थे, एक तो एंड्रोशियम और एक दूसरा गायनोशियम। एंड्रोशियम था, उसके अंदर उसको हम क्या बोलते थे? मेल पार्ट बोलते थे। किसको? एंड्रोशियम को क्या बोला जाता है? मेल पार्ट बोला जाता है। और एंड्रोशियम के आपको तीन पार्ट दिखाए थे, इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है स्टेमन। और स्टेमन के तीन पार्ट दिखाई दे, ऊपर एंथर और नीचे की तरफ फिलामेंट, और बीच में जो एंथर और फिलामेंट को जो अटैच करता है वो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। कौन सी? कनेक्टिव। यहाँ पर आपको कनेक्टिव दिखाई दिया था इस तरह से। और अब देखिए इसके अंदर जो एंथर की बात करें तो जो एंथर जो होता है वो होता है बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड क्यों होता है? क्योंकि एंथर के अंदर जो लोब होते हैं वो कितने होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं। 2 लॉब्स होते हैं, इसलिए एंथर को बोलते हैं बाइलॉब्ड। और एक लोब के अंदर 1 लोब में कितने? 2 पोलन सैक। 2 पोलन सैक या फिर पोलन चेंबर भी बोला जा सकता है, या फिर पोलन चेंबर भी। तो एक एंथर के अंदर 2 लोब हुए, एक लोब के अंदर 2 पोलन चेंबर होते हैं। इट मीन्स एक पूरे एंथर के अंदर कितने लोब होंगे? 2। और चेंबर कितने होंगे? 4। तो 4 चेंबर होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट बोला जाता है 4 चेंबर की कंडीशन को। अब चलते हैं कि ये जो हमने आज जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो किसकी? एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी इसकी लेयर्स होती है, किस तरह से। एक यंग एंथर है जो स्टेमन की यूनिट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टेमन वाला, उसको एंथर। एंथर भी पढ़ा था, बाइलॉब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 चैम्बर। तो उसका एक लॉब लेकर देख रहे हैं अपन, एक चैम्बर लेकर देख रहे हैं। ये 4 चैम्बर में से एक चैम्बर का हमने टीएस काटा है और उसको हम देख रहे हैं क्या क्या उसके अंदर लेयर्स होती है। तो एक यंग एंथर के अंदर आपको 4 लेयर दिखाई देगी। सबसे आउटर लेयर जो होती है, ये वाली जो लेयर दिख रही है, दिस इज आउटर लेयर। ये आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है। दूसरी बात, प्रोटेक्टिव होती है और नॉट इन आर्केस्पोरियल ओरिजिन। आर्केस्पोरियल ओरिजिन, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर कि इस पूरे एंथर की जो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है वो आर्केस्पोरियल सेल से होता है। बट आर्केस्पोरियल सेल्स के ऊपर एपिडर्मिस पहले से होती है, इसलिए इसकी जो ओरिजिन होती है एपिडर्मिस की वो आर्केस्पोरियल सेल से नहीं होती, इसलिए बोलते हैं नॉट ए ओरिजिन इन आर्केस्पोरियल सेल्स। और बाकी तीनों जो लेयर है वो आर्केस्पोरियल सेल से उनका ओरिजिन होता है, इसलिए उनको बोला जाता है कि ओरिजिन फ्रॉम आर्केस्पोरियल सेल्स। तो 3 चीज़ें होगी, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है और नॉट ए ओरिजिन इन आर्केस्पोरियल सेल्स। दूसरी बात करते हैं सेकंड, एंडोथीशियम। जस्ट एपिडर्मिस के बिलो में और मिडिल लेयर के अबव बीच के अंदर जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये लेयर होती है एंडोथीशियम। जी देखो सेकंड लेयर जो दिख रही है वो कौन सी है? एंडोथीशियम लेयर दिख रही है। अब एंडोथीशियम जो होती है वो एक तरह से क्या काम करती है कि इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। किसकी? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो एंडोथीशियम होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है एंड इनर लेयर जो होती है वो होती है थिक। थिकनिंग किस लिए होती है? थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की। अल्फा सेलुलोज फाइबर्स के कारण वो थिक होती है अंदर से। और अंदर वाली जो रेडियल वॉल्स होती है, और रेडियल वॉल्स के ऊपर कैलोज बैंड भी प्रेजेंट होते हैं। कैलोज बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो थिकनिंग होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अंदर वाली लेयर पर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की थिकनिंग होती है, इसलिए ये माइक्रो मतलब मॉइस्चर होती है उस रेंज के अंदर। और जहाँ जहाँ पर ये अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और कैलोज बैंड एब्सेंट होते हैं वहाँ उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टोमियम।
क्या बोला जाता है? स्टोमियम। जहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स और स्केलोज बैंड एब्सेंट होते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं स्टोमियम। और ये पार्ट ही डेहिसेंस ऑफ एंथर के अंदर हेल्प करते हैं। डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डेहिसेंस होगा तो इस बीच वाले पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगी, वो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, इसलिए डेहिसेंस जो होता है वो स्टोमियम पार्ट से ही होता है। और ये एब्जॉर्बिंग होती है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके ये जब समर का सीज़न आता है उस टाइम क्या होता है, इसके अंदर एक तरह से मॉइस्चर आता है, तो ये आपस में स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होने के बाद ये स्टोमियम वाले पार्ट से क्या होता है, डेहिसेंस होता है और पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। थर्ड जो लेयर होती है वो होती है मिडिल लेयर। थर्ड होती है मिडिल लेयर। अब देखिए मिडिल लेयर जो दिख रही है ये वाली 2 to 3 लेयर्स होती है मिडिल लेयर। और एपिडर्मिस सिंगल लेयर थी, एंडोथीशियम सिंगल लेयर थी। मिडिल लेयर जो होती है वो 2 to 3 लेयर्स होती है। और इनका मेन कारण क्या होता है कि जो मिडिल लेयर होती है इसके अंदर पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। कौन सी? पेरेनकाइमा की सेल्स होती है, इसलिए ये फूड का स्टोर करने के अंदर हेल्प करती है। फूड स्टोर करती है, फूड स्टोर करने का काम करती है, क्योंकि पेरेनकाइमेटस सेल हम जानते हैं पेरेनकाइमा की सेल्स होती है, वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है। तो ये वाला जो पार्ट है मिडिल लेयर वाला, ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। और लास्ट सबसे इनर जो लेयर होती है वो होती है टैपिटम। टैपिटम लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके अबव ऊपर की तरफ तो मिडिल लेयर होती है, अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। अब देखिए ये जो टैपिटम है इसका मेन फंक्शन क्या है? टैपिटम का मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट लेयर भी बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल लेयर में जो फूड स्टोर था, इस स्टोर्ड फूड को लेकर किसको प्रोवाइड कराती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना मेन फंक्शन होता है किसका? टैपिटम का। टैपिटम में सिंगल लेयर, सबसे इनर लेयर दिख रही है आपको, यहाँ से मिडिल लेयर से फूड लेकर माइक्रोस्पोर मदर सेल को फूड प्रोवाइड कराती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है वो इनर पार्ट के अंदर होती है। और फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। तो आपको पता है एक मियोटिक डिवीजन से 4 सेल्स बनती है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मीन्स 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये तो बात है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, जो यंग एंथर होता है इसके अंदर 4 लेयर होती है। अभी मैंने बताया था 2 तो लोब होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, और इसके अलावा 4 ही इसके ऊपर लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। जबकि एक मैच्योर एंथर अगर हो जाता है तो मैच्योर एंथर के अंदर ये अंदर वाली जो टैपिटम है और मिडिल लेयर है ये दोनों डीजनरेट हो जाती है। इसलिए एक मैच्योर एंथर के अंदर कितनी? 2 ही लेयर होती है। इसके अलावा 2 पोलन चैम्बर जो होते हैं उनके बीच में जो टिश्यू होता है वो टिश्यू भी ब्रेक हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। इसलिए मैच्योर एंथर के अंदर 2 ही क्या होते हैं? पोलन चैम्बर। यंग एंथर के अंदर तो 4, जबकि एक मैच्योर एंथर के अंदर 2 पोलन चैम्बर और 2 ही लॉब। 2 ही क्या होते हैं? लॉब्स होते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूँ, यंग एंथर के अंदर 2 लोब, बाइलोब कंडीशन बोलते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, एक लोब के अंदर 2 चैम्बर, तो टेट्रास्पोरेंजेट बोल दिया, और 4 ही लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। जबकि मैच्योर एंथर की बात करें तो लोब तो 2 ही, चैम्बर भी कितने हो जाते हैं? 2 ही हो जाते हैं, और 2 लेयर डीजनरेट हो जाती है, टैपिटम और मिडिल लेयर। इसलिए मैच्योर एंथर के अंदर लेयर भी कितनी रहती है? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम 2 ही लेयर बसती है। इसलिए एक मैच्योर एंथर का डेहिसेंस होता है स्टोमियम से, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूटिक डिवीजन होकर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। और पोलन ग्रेन का फिर स्टोमियम वाले पार्ट से, क्योंकि ये दोनों लेयर तो क्या होगी अंदर वाली, ये डिजनरेट हो जाएगी और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो ये मिडिल लेयर जो एंडोथीशियम है वो
वो भी क्या होगी, ब्रेक होगी, और एपिडर्मिस ब्रेक होगी। तो ये दोनों लेयर तो अपने आप पहले डिजनरेट हो जाती। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, वो स्ट्रोमियम वाले पार्ट से डाइसेंस हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद उनमें पोलिनेशन होते हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बाद में, कि माइक्रोस्पोर का आर्किस्पोर सेल से माइक्रोस्पोर का कैसे फॉर्मेशन होता है। ये हमारी सीरीज लगातार चल रही है। थैंक यू।